सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10। आज हम क्लास 10 स्टार्ट करेंगे और हमने ख़त्म कर दिया था पंजाब के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट एक्ट्स, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी और जब क्राउन के पास आ गया शासन, तो सारे एक्ट्स आज देख लेंगे, ठीक है, ताकि हमको क्लैरिटी हो जाए आगे के लिए। सो सबसे पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उन्होंने एक एक्ट पारित करा 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट बोलते थे इसे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि बंगाल का बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, जी ऑफ बंगाल। मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे इसके अधीन हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज़, ये इसमें एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया और उसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बोलते हैं, और जिसमें सदस्य थे 1+4। एक तो गवर्नर हो गया, 4 मेंबर्स हो गए, ठीक है। और इनका निर्णय होगा वो बहुमत से किया जाएगा, जो भी ये निर्णय लेंगे वो बहुमत से मतलब फैसला होगा, ठीक है। इसमें तीसरा था सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की जाएगी, जिसमें 1+3 जज होंगे, एक चीफ जस्टिस होगा और 3 जजेस होंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का निर्माण था, और कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उन पर निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोटा मोटी ये इन चीज़ों इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्ट है 1784 का, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या करा, पहली चीज़ यही कर दी, जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कमर्शियल वर्क थे, उनको दोनों को अलग कर दिया गया। जैसे राजनीतिक कार्य प्लस वाणिज्यिक कार्य, दोनों को अलग कर दिया गया। तो राजनीतिक कार्य जो संभालते थे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया, ठीक है, और जो वाणिज्यिक कार्य संभालते थे उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव 1+4 था, इसको एक सदस्य घटा दिया गया और इसको 1+3 कर दिया गया। और फिर ठीक है, 1784 का हो गया। 1793 में बना, इसमें भी सेम ही, कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हुए ही नहीं, और 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ भी 1+3 ही थी, ठीक है, AC। फिर आया 1883, 1833, 1853। ये 3 एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम इसमें एक ट्रिक याद करेंगे, ADP, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। ए का मतलब एकाधिकार को ख़त्म कर दिया, डी का मतलब दास प्रथा को ख़त्म कर दिया, और प्रतियोगिता परीक्षाएं स्टार्ट की गई। तो ये एक तरह से आपको याद रहेंगे, ठीक है। और इसमें और भी देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। इसमें जो बंगाल का गवर्नर था उसको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है, जो कि पूर्णतः केंद्रीकरण कर दिया था इसमें। ओ सॉरी, इसमें नहीं, इसमें करा था केंद्रीकरण। इसमें तो क्या करा, कंपनी का जो एकाधिकार था वो ख़त्म कर दिया, लेकिन एकाधिकार अभी भी केवल, लेकिन जो चाय और अफीम, उस पर एकाधिकार अभी भी था, इस पर ख़त्म नहीं करा था, बाकी चीज़ों पे एकाधिकार कंपनी का ख़त्म कर दिया था। और एग्जीक्यूटिव 1+3 थी, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही हुआ था। अब 1833 की बात करते हैं। 1833 में क्या करा, इसमें जो भी थी सारी शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई बंगाल के, और उस गवर्नर जनरल को बोला गया इंडिया का गवर्नर जनरल, ठीक है। इसमें पूर्णतः केंद्रीकरण कर दिया गया। अभी हम गवर्नर जनरल भी देखेंगे कौन से ईयर में कौन से गवर्नर जनरल रहे हैं, लेकिन अभी तो हम एक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो भी मद्रास बॉम्बे जो भी गवर्नर थे वो उसके अधीन कर दिए गए थे, सारी शक्तियाँ उसको दे दी गई थी, ठीक है। अब इसमें जो चाय और अफीम का व्यापार का एकाधिकार खत्म नहीं करा था, इसमें पूर्णतः एकाधिकार खत्म कर दिया, एकाधिकार खत्म कर दिया, ठीक है।
और कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी, ठीक है इसमें तो। और तीसरा, जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 1+3+1 एक मेंबर को और जगह दी गई, जिसको जो विधि सदस्य था, लेकिन इसको वोटिंग राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे। और इसका नाम था लॉर्ड मैकाले, इम्पोर्टेंट पर्सन है, याद रखना। और इसमें दास प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, दास प्रथा ख़त्म, ठीक है। और खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया था, इसमें स्टार्ट नहीं हुई थी, इसमें प्रयास हुआ था। फिर खुली मतलब जो ओपन कंपटीशन वो वाली वो होती है एग्ज़ाम्स, उनका प्रयास किया गया था आयोजन का, लेकिन इसमें हुई नहीं थी, ठीक है। अब आ जाता है हमारा 1853। इसमें इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1+4 हो गए, +6 मेंबर्स को और जोड़ा गया, इनको बोला गया एडिशनल मेंबर, ठीक है। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ क्या हुई? खुली प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट कर दी गई इसमें, ठीक है। और थर्ड, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी वो 24 से ले घटाकर 18 सीमित कर दी गई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था इसमें। अब आपको पता ही है 1853 के बाद 1858 में इनको ने करना पड़ा, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, तो इसलिए इनको रिफॉर्म करने ज़रूरी थे। तो अब इन्होंने इसमें क्या करा, जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको वाइसरॉय बोला जाने लगा, एक बात। दूसरी, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दोनों को ख़त्म कर दिया गया। तीसरा, जो कि द्वैध प्रणाली थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। तीसरा, एक नए पद का सृजन किया गया, जो कि था भारत सचिव। इसके लिए 15 सदस्यों की 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई, 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई जाएगी, और उनके जो ऑफिस था उसको इंडिया हाउस बोला गया, ठीक है, इंडिया हाउस बोला गया। और जो ये परिषद थी, ये सिर्फ सलाहकारी थी, ये बाध्यकारी नहीं थी, इसकी बस सलाह ही ले सकते थे, ठीक है। और जो ये प्रथम सचिव था चार्ल्स वुड। ये हो गया हमारा 1858 का नियम। फिर 1861 में अनोदर अधिनियम आया, उसमें कहा गया, उसमें जो करा गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 1+5 संख्या करी, और जो एडिशनल मेंबर थे 6 to 12 कर दिए। ये मैक्सिमम होंगे, 6 तो मिनिमम होंगे ही, और 12 मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है, एडिशनल मेंबर। अब इसमें जो 1833 में पूर्णतः केंद्रीकरण किया गया, इसमें शक्तियों को दोबारा मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर को दोबारा लौटा दी गई, तो विकेंद्रीकरण किया, इसमें शुरुआत हुई विकेंद्रीकरण की, ठीक है। फिर से इसमें एक इम्पोर्टेंट आता है, विभागीय प्रणाली स्टार्ट की गई, जिसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। और चौथा, गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय को वीटो का वीटो वीटो की पावर दी गई, ठीक है, जो कि मतलब कभी भी किसी भी चीज़ को रोक सकता था, या हाँ वो ठीक है। और एक और चीज़ हुई इसमें, इसके द्वारा जो भी कानून बनाने की प्रक्रिया थी, ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया थी, उसमें भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी इसमें, ठीक है। और और तो इसमें ज़्यादा है नहीं। और एक और चीज़ है, जैसे वाइसरॉय था, वो जब आपातकाल होता था उसमें अध्यादेश भी जारी कर सकता था, ठीक है। बस इतनी इतनी चीज़ है। और उसकी जो अवधि थी वो 6 माह होती है, अभी भी 6 माह ही है, तो पहले भी पहले अभी तो 6 नहीं है, तो पहले भी 6 माह होती थी। अब आता है हमारा
1892 नेक्स्ट नेक्स्ट अधिनियम 1892 का नेक्स्ट नियम। इसमें क्या गया, जो इसका इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 1+5 तो था ही, ठीक है। तो इसमें जो एडिशनल मेंबर था उनको उनकी संख्या में वृद्धि की गई। अब ज़्यादा नहीं गई, मतलब थोड़ी जो पहले था उसकी संख्या में वृद्धि की गई। जैसे कि पहले थे टोटल 16 हो गए थे इसमें, ठीक है, एडिशनल मेंबर। और बजट पर, जो बजट पेश किया जाता था उस पर बहस हो सकती थी वह, और बहस हो सकती थी, और जो भी वो होते उत्तर उत्तर देने की देने के लिए अधिकृत, मतलब जो भी उनको जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो उसका आंसर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात है, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। जैसे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका आंसर मिलेगा, लेकिन आप दोबारा उस क्वेश्चन के एक और नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते उसके ऊपर, ठीक है। तो ये तो इसमें 1892 का हो गया। फिर 1909 का नेक्स्ट एक्ट आया, जिसको मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं, जिसमें मॉर्ले सचिव था और मिंटो लॉर्ड मिंटो हमारे गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अब इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेंगे, 1+8 हो गई थी, और जो एडिशनल मेंबर की संख्या थी वो 60 हो गई थी, ठीक है। और इसमें जो वहाँ अनुपूरक क्वेश्चन नहीं पूछा सकते, यहाँ अनुपूरक अनुपूरक क्वेश्चन पूछे जाने लगा, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो भारत परिषद में एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा। हालांकि मतलब जो भारत परिषद थी उसमें भारतीय सदस्य एक नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसमें ये कंपलसरी कर दिया। लेकिन हालांकि पहले भी भारतीय सदस्य नियुक्त होते थे, लेकिन इसको अनिवार्य कर दिया था इंडियन काउंसिल में, ठीक है। तीसरी बात। चौथी, 1907 में दो भारतीय सदस्यों को नियुक्त किए गए थे, जिसका नाम सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे, क्योंकि ये 1907 में इंडियन काउंसिल में दो भारतीय सदस्य नियुक्त किए गए थे, जिसका नाम पहला था सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरा KG गुप्ता, ठीक है। अब एक और, जो गवर्नर जनरल था, वॉइस रॉय कहते हैं जिसको, कार्य उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय होगा, ठीक है। तो वो भारतीय, पहला भारतीय कौन थे? एस पी सिन्हा बनाए गए, ठीक है, SP सिन्हा। और ये कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया, जिसमें 6 सीट दी गई थी, ठीक है। अब आता है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का एक्ट, ठीक है। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोल रहे हैं। मॉन्टेग्यू वो सचिव थे, भारतीय सचिव, और चेम्सफोर्ड तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो वही थे, क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल, जो वो वाइस रॉय, ठीक है। अब इसमें तीन चीज़ें देखेंगे हम। यहाँ यहाँ देखेंगे गृह सरकार में परिवर्तन, यहाँ देखेंगे हम केंद्र सरकार में परिवर्तन, और यहाँ देखेंगे हम प्रांतीय सरकार में जो भी परिवर्तन किए गए थे, ठीक है। पहला देख लेते हैं गृह सरकार में क्या क्या परिवर्तन किए गए थे। इसमें जो भारत परिषद के सदस्यों का एक्सपेंडिचर था, पहले इंडिया देता था, अब ब्रिटेन देगा, ठीक है। जो भी इंडियन काउंसिल के सदस्य थे उनको एक्सपेंडिचर पहले भारत देता था, लेकिन वो रहते थे ब्रिटेन में, तो अब ब्रिटेन उसका एक्सपेंडिचर देगा। सेकंड, जो भारत परिषद की संख्या थी उसको कम कर दिया गया। पहले तो ये टोटल अब मिनिमम 8 पे सीमित कर दी, और मैक्सिमम 12, पहले 15 थी तो मिनिमम मैक्सिमम 12 तक सीमित कर दी गई, ठीक है। अब तीसरा, जो लंदन में एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, जिसका खर्च भारत देगा, हाई कमिश्नर। और हाई कमिश्नर का उद्देश्य क्या था? वो भारत में लंदन से भेजे माल की जांच करता था, ठीक है। हाई कमिश्नर की नियुक्ति का। अब केंद्र सरकार में देखेंगे, केंद्र सरकार में क्या करा, इसमें 2 सदन बनाए गए। 2 सदन कौन कौन से थे?
पहला राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा, और इनमें इनकी सीटें थी 60, इसकी थी 145। ठीक है। और जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भारतीयों को 3/8 सदस्य संख्या दे दी गई। 8 में से 3 तो भारतीय होंगे ही। ठीक है, इसको कंपलसरी कर दिया। तीसरा, शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें केंद्रीय सूची और दूसरा प्रांतीय सूची। चौथा, सिख एंग्लो को पृथक निर्वाचन दे दिया। चौथा। पांचवा, ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान अधिकार को इन्होंने मंजूरी दी, लेकिन उसका आधार संपत्ति के आधार पर दिया था। टोटल मतलब कभी भी कोई भी व्यक्ति मतलब वोट देने के लिए वो एलिजिबल नहीं था, जिस पे संपत्ति के आधार पर दिया गया था। और महिलाओं को तो कोई वोटिंग राइट्स दिए ही नहीं गए थे, तो महिलाओं को तो कोई वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए गए थे। अब देख लेते हैं प्रांतों में क्या चेंज किया गया। इसमें द्वैध में मेन इंपॉर्टेंट है, द्वैध शासन लागू किया गया। जैसे उसमें एक सूची थी, कोई भी सूची होती है उसमें दो, एक तो विषय उन सूची में आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय मनोनीत सदस्य निर्णय लेते थे उस पर। ठीक है, मनोनीत सदस्य उसके हेड होते थे, और इसमें निर्वाचित सदस्य रहते थे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब आया हमारा नेक्स्ट एक्ट, जो कि 1935 में आया। ठीक है, इसमें भी तीनों देख लेंगे हम। गृह सरकार में परिवर्तन, केंद्र में परिवर्तन और प्रांत में परिवर्तन। देखते हैं गृह सरकार में क्या क्या करा। जो भारत परिषद थी, इंडियन काउंसिल थी, जो कि ब्रिटेन में थी, उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा, भारत सचिव के लिए जो भी एक सहकारी समिति का गठन किया गया, एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया, और वो जैसे ही वो भी बाध्यकारी नहीं थी, बाध्यकारी ही थी वो, सॉरी, बाध्यकारी, उसकी सलाह बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, इसका अब इसमें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है इसमें जो केंद्र में परिवर्तन किए बहुत सारे किए गए। एक, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा, जिसमें कौन कौन होगा, ब्रिटिश प्रांत आएंगे और रियासतों को मिलाकर AIF, ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाएगा। दूसरा, ब्रिटिश प्रांत को AIF का हिस्सा अनिवार्य था, लेकिन ये इसके लिए वैकल्पिक था। ठीक है, दूसरे यही होगी। तीसरा, ये तो मतलब अनिवार्य करता, इसमें जरूरी था, लेकिन ये जरूरी नहीं थी इसकी चीज़ें। केंद्र में 2 सदन थे और इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। राज्य परिषद को 260 और केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव में संख्या बड़ी कर दी गई, 375, 260। अब उसमें कितनी थी देख लीजिए आप, खुद 60 145 थी, अभी 260 375 की गई। चौथी बात है, जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 3 सदस्य गवर्नर के कार्यरत करेंगे और 10 सदस्य, 3 गवर्नर वो करेगा और 10 भारतीय होंगे। ठीक है। पांचवा, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, केंद्रीय, प्रांतीय और संवर्ती सूची 3 तैयार की गई। छठा, अपशिष्ट शक्तियाँ थी, जो रेजिडरी पावर्स थी, वो गवर्नर जनरल को दी गई। ये अपशिष्ट शक्तियाँ अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट में है वो तो केंद्र के पास रहती है अपशिष्ट शक्तियाँ, लेकिन मतलब पार्लियामेंट के पास रहती हैं, लेकिन अभी इसमें जो 1935 था उसमें गवर्नर जनरल को दे दी गई सारी। ठीक है। वीटो और अध्यादेश का अधिकार गवर्नर जनरल के पास था। वीटो का अधिकार था, अध्यादेश का अधिकार था। ठीक है। अब इसमें बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है। 9वां, सिंध, उड़ीसा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंशियल फ्रंटियर प्रोविंस को एक अलग कर दिया गया, और इसमें एक और, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का
पृथक निर्वाचन दिया गया इसमें, ठीक है। 11वां, आरबीआई की स्थापना की गई, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग की गठन की गई। और 13वां, केंद्र राज्य संबंध के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय, ठीक है, 1937 में। और 14वां, एक जो मताधिकार का विस्तार था वो केवल 10% लोगों के पास था, 100 में से 10%। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या था। इसमें तो थोड़ी चीज़ें, ज़्यादा नहीं है। जो द्वैध शासन स्टार्ट करा था वो ख़त्म कर दिया गया प्रांतों में, ठीक है। सेकंड, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई, लेकिन वो 11 में से 6 सदनों में की गई। अब इसके हम ट्रिक जैसे याद कर लेते हैं, बॉम्ब @UP एंड बिहार। सो एक बिहार में थी, यूपी में थी, असम में थी, बंगाल में थी, मद्रास में थी, बॉम्बे में थी। ये दूसदनीय व्यवस्था थी। अब लास्ट आता है 1947 का एक्ट बचा, 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बोलते हैं इसको। और इसमें क्या हुआ, पहला चीज़ 15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे, जो कि होगा इंडिया एंड पाक, 2 डोमिनियन स्टेट, ठीक है। जो अंतरिम सरकार चुनाव तक कार्य करती रहेगी, सेकंड चीज़ बोली गई इसमें। और जब तक चुनाव नहीं होते संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। और जब तक संविधान गठन नहीं हो जाता तब तक 1935 के जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही काम होता रहेगा। और ब्रिटिश महारानी की जो केसरे हिंद की उपाधि थी उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और जो रियासतों पर ब्रिटिश का वर्चस्व था वो भी समाप्त कर दिया गया। और 7वां, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया और वॉइस रॉय को फिर गवर्नर जनरल बना दिया गया। सो ये हमारे सारे एक्ट्स थे, हमने ये सारे एक्ट्स देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम गवर्नर जनरल, जो भी गवर्नर जनरल्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।